बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पंजाब का सियासी दंगल दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि अब अदालती फैसले के बाद ही पंजाब के वज़ीर चौधरी परवेज़ लाई एतमाद का वोट लेंगे। इससे पहले चौधरी मोहसिन लाई और चौधरी परवेज़ लाई बारहा ये कह चुके कि अदालती तारीख से पहले जो 11 जनवरी को समात होनी है उससे पहले एतमाद का वोट ले लिया जाएगा। लेकिन न जाने क्यों इस वक्त एतमाद का वोट लेने से मुस्लिम लीग कायद आज़म के चौधरी परवेज़ लाई घबराए हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चौधरी मोहसिन लाई जो बड़े एक्टिव थे वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें कहा गया कि मेरे एक दोस्त को लाहौर से वीगो डाले में उठा लिया गया और इसे अब चंद दिन के बाद FIA के हवाले कर दिया जाएगा, मुकदमा बना दिया जाएगा। किस खदशे का इजहार चौधरी मोहसिन लाई कर रहे हैं? और वो चौधरी मोहसिन लाई जो बड़े एक्टिव थे, जो हर रोज़ इमरान खान साहब से मिलते थे और ये कहते थे कि वह हर हाल में इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, आज किस दबाव का वो जिक्र कर रहे हैं? फिर उसके साथ साथ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आज़म के माबैन कुछ दूरियां हैं, कुछ खदशात हैं, या कहीं एतमाद का फुकदान है? क्योंकि इमरान खान साहब भी हल्का सा ये इशारा दे चुके हैं कि जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के ऊपर एतमाद के हवाले से जो उनका एतमाद थोड़ा सा शेक होता हुआ बज़ाहिर नज़र आता है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई भी सख्त कुछ बयानात दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से। इसका भी जायज़ा लेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि इमरान खान साहब को अब भी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल दिखाई क्यों नहीं देती और पंजाब की ख़ास तौर पर सूरत हाल के अंदर उन्हें क्यों महसूस होता है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं वासिक क़य्यूम साहब, डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वासिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना मकबूल साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और उनके साथ समीना खाबर हयात साहबा भी मौजूद हैं मुस्लिम लीग कायद आज़म से, और ये एडवाइज़र हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब की। वासिक क़य्यूम साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। क्यों ये फैसला किया गया कि अब अदालती समात के साथ, अदालती फैसले के साथ मशरूत कर दिया गया? अगर हम देखें माजी में बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग कायद आज़म के, तो उसमें बड़ा वाज़ेह ऐलान नज़र आता था कि हम एतमाद का वोट ले लेंगे, तारीख से पहले ले लेंगे। ख़ासतौर पर चौधरी मोहसिन लाई साहब के एतमाद तो बड़ा था कि हर हाल में हम वोट ले लेंगे। अब क्यों घबराहट दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि घबराहट हमें नहीं है। हमें इसलिए नहीं है कि बिकॉज जो हमारे मुखालफिन थे उनके पास नंबर ही पूरे नहीं है, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो जमा कराई थी वो भी उन्होंने वापस ले ली। रहा सवाल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यकीनन ये हमारी एक इंटरनल स्ट्रेटजी हो सकती है अपने जो हमारे अलाइज हैं काफ लीग, और जिनके साथ इस हद तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने तो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट और कोएलिशन के साथ इलेक्शन और ये सारी चीज़ें भी हमने 3 मराहिल में तय की। सो कहने का मतलब यह है कि हमें इस हवाले से कोई, हमारे पास कोई ऐसी बात है ही नहीं कि हमें कोई दिक्कत इसमें पेश आए, क्योंकि अगर लेट्स सपोज जो इंटरवीन कर रही है थर्ड पार्टी इलेक्शन में और कहीं इस बात की अगर कोई गुंजाइश है, जैसे मोहसिन लाई साहब ने कहा कि मेरे दोस्त को काले डाले वाले लेके चले गए, खान साहब ने कल बड़ा अहम पैगाम दिया कि वो न्यूट्रल को, वो दोबारा से कह रहे हैं कि उनको न्यूट्रल होना पड़ेगा कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को लाने के लिए। तो इन बयानात की रोशनी में आप बताएं कि अगर कोई 1% चांस भी हुआ जिससे 186 नंबर अगर गवर्नमेंट पूरे ना करे, तो तब भी रन ऑफ इलेक्शन में तो 1 नंबर से फर्क नहीं पड़ता। रन ऑफ इलेक्शन में हम 185 भी ले लेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं है। अलबत्ता हमारे पास 186 से ज्यादा नंबर है, 186 भी नहीं। लेकिन आखिरी हिस्सा में आपको बयान करता चलूं, मुझसे क्या सवाल पूछते हैं, मैं तो 190 से 186 में आ सकता हूँ, 187 में आ सकता हूँ। जिसके पास नंबर ही 180 है वो क्या करेंगे, मुझे ये समझा दें भाई। रन ऑफ इलेक्शन भी है ना, अगर आपने अपने काले धंधे के साथ लोगों को खरीद लिया और चेंज भी कर लिया तो फिर क्या होगा? लेकिन अगर जिस खरीदने की आप बात कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, या जिस आप न्यूट्रल्स की बात कर रहे हैं कि वो पंजाब के अंदर अब न्यूट्रल्स नहीं है, अभी भी जिस खदशे का इज़हार इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, तो फिर जो रन ऑफ के अंदर भी आपके अगर नंबर्स नहीं आते, उनके ज़्यादा हो जाते हैं, फिर क्या होगा? नहीं, ऐसे क्या सराई के ऊपर तो सर जमहूरियत नहीं चलती ना, गवर्नमेंट है, कैसे पूरी होगी? मतलब क्या उधर MPs मल्टीप्लाई 2 होते जा रहे हैं, कैसे हो सकते हैं भाई? आपके पास ना देखें, ये इसकी गुंजाइश थी
जब 20 लोग लोटे हो गए, उनका इलेक्शन हुआ, मार पड़ी, ना उस जमात ने उनको वोट दिया जिनकी तरफ वो गए, ना इस जमात ने वोट दिया जिनको छोड़ के गए, और वो अरसा 20 साल से असम्बली का हिस्सा थे, वो सारे बाहर चले गए। बात क्या एस्टेब्लिश होगी? नैरेटिव इमरान खान साहब का एस्टेब्लिश हो गया कि जो लोटा होगा आवाम उसके साथ नहीं खड़ी होगी, तो उसको मशरूत कर दिया गया कि जो आपका पार्लिमानी लीडर होगा वो फैसला करेगा, उधर जाके वोट देनी पड़ेगी। वो फैसला करेगा वोट नहीं डालनी तो आप वोट नहीं दे, वो आप लोग वोट नहीं देंगे। इन सारी बात को हम लोग सम अप यहाँ पर करते हैं कि भाई कोई अपने सियासी कैरियर से खिलवाड़ कैसे कर सकता है जब जमहूरियत में नजर आ रहा है कि जमहूर इमरान खान के साथ है। और मेरी जुबानी कलामी बात नहीं है, जुबानी कलामी जमा तफरीक नहीं है। आप देख ले, आप जो नेशनल असम्बली के इलेक्शन हुए इमरान खान जीता, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, 20 में से 15 सीटें जीता, 2 सीटों पे क्लोज मार्जिन है, एक पे 40 का, एक पे 150 का। आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमहूरियत है, जब तक जमहूरियत है जमहूर हमारे साथ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राना मकबूल साहब, आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। फासिक साहब कह रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट आपके सामने हैं, मेंबरान असम्बली पंजाब के वो उनके साथ हैं। आपने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई, फिर वापस ले ली, मेंबर्स आपके पूरे नहीं हैं, फिर आपको कैसे लगता है कि परवेज इलाही साहब की हुकूमत चली जाएगी? मैं तो एक ही पॉइंट इस पे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये तो बातें हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेता है, या अपनी असेसमेंट दे देता है, अपनी कैलकुलेशन दे देता है। इस वक्त इशू जो है कि क्या प्रोविंशियल असम्बली जो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होगी कि नहीं, डिज़ोल्व होगी कि नहीं, और कहा यही गया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा और उसके बाद डिज़ोल्व होगी। तो अब स्ट्रेटजी भी थोड़ी बदली है। ये तो हमें हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ये डायरेक्ट करती है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, पहले तो उन्होंने कहा भी आपकी मर्जी है लें, आपकी मर्जी है ना लें। तो अगर ये होता है, अभी तो नोटिस होने हैं इस तारीख पे, अभी ये हियरिंग आगे जानी है, ठीक है, इसलिए इसमें बेकरारी की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि ये जो भी वक्त है, अभी तो मुल्क के लिए टेररिज्म का काफ़ी बड़ा ख़तरा बन गया है। जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, जो मर गए बेचारे, जिनके फसलें तबाह हो गई, 11 लाख मवेशी, क्या क्या ट्रेजेडीज हुई हैं, उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये इलेक्शन की अय्याशियाँ तो बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन लेट्स सी। बात तो ये है कि क्या असम्बली जो डिज़ोल्व करनी थी KPK और पंजाब असम्बली, वो होगी कि नहीं होगी। चलो यहाँ तो इशू चल रहा है ना, ये वाला जो हाई कोर्ट में, KPK में क्या इशू है, वहाँ क्यों नहीं डिज़ोल्व होती। ये सारे सवालों का जवाब है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी असम्बली डिज़ोल्व करना चाहती है। कहने को तो कहते रहना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। इट्स जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, लेट्स वेट। कोई इसमें बेकरारी की जरूरत नहीं है। बहरहाल मेरा अपना यानी आप समझ आपकी स्ट्रेटजी कामयाब है, पंजाब असम्बली आप बचाने में कामयाब हो गए। मीना खावर साहबा, ये शुरू से कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज इलाही साहब असम्बली नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ना चाहते, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। एक इल्ज़ाम भी उन पर लगा कि जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी वो भी चौधरी साहब की मर्जी से आई थी। सेक्रेटरी असम्बली बैठे रहे, काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे कि अदम एतमाद की तहरीक आ जाए। चौधरी साहब भी कामयाब हो गए, असम्बली नहीं टूट पाई। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए मलिक साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब PTI के साथ एलाय पार्टनर हैं, और एलाय पार्टनरशिप हमेशा गिव एंड टेक पे होती है। हमारे पास 10 सीटें थी, हमने उनसे वादा किया कि जब आप कहेंगे हम आधा मिनट नहीं लगाएंगे, हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और ऐसा ही चौधरी साहब ने किया। ये तो नून लीग वाले डिले करने के लिए गैर आईनी स्टेप उन्होंने उठा लिया, जिसकी वजह करके कि जो हमारा ये सारा मामला है वो कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट 11 तारीख को जो भी कोर्ट का फैसला होगा, चौधरी परवेज इलाही साहब कभी भी अपने अफवाज पाकिस्तान और कोर्ट जुडिशरी के अगेंस्ट कभी स्टेप नहीं लेते हैं। अब चौधरी साहब इंतजार कर रहे हैं कि जी ठीक है, अगर कोर्ट का फैसला आता है 11th के बाद, जो भी आएगा उसके बाद मैंने जो वादा किया है मनोअन तरीके से, आपने अभी मोनस इलाही साहब का जिक्र किया, मोनस इलाही साहब जो बात करते हैं वो कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं। उन्होंने PTI से कहा है कि तगड़े तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं, हम तो खड़े हैं PTI के साथ, और PTI भी नो डाउट कि वो हमारे साथ है, एलाय पार्टनर है हमारे, और सीट एडजस्टमेंट के ऊपर आजकल हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो भी चुके हैं, काफी हद तक कंप्लीट भी हो चुके हैं, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अदालती फैसले के बाद ही चौधरी साहब जरूर तहलील करेंगे असेंबली। और मोनस इलाही साहब मुल्क से बाहर गए, उनकी फैमिली, बीवी, बच्चे, अगर वो पॉलिटिशियन है तो वो एक ह्यूमन बीइंग भी है,
तो उनके बच्चे की अगर तबीयत खराब हो, बीवी को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उनको भी मिल सकते हैं, उनको राइट एख्तियार है। जहां तक आपने उनके बंदे उठाने की बात की, तो नो डाउट FIA ने उनका बंदा उठाया है, बिल्कुल उनका दोस्त है जिसको उठाया है। तो वो उठाने का मकसद यही है कि जी PDM चाहती है आप हमारे साथ राब्ते करें, आप हमसे मांगे, हमें कहें, लेकिन मोनस भाई साहब तो कह रहे हैं FIA ने नहीं उठाया, FIA के हवाले कर दिया जाएगा, उठाया किसी और ने है, काले शीशे वाली गाड़ियों ने। देखिए वो मेरा कहने का मतलब है कि PDM की तरफ से स्टेप उठाए जा रहे हैं ना कि जी आप हमें ज्वाइन कर ले। बात मुद्दा यही निकलना है, आप एंड में देखिएगा कि जी हम कोई ना कोई रास्ते, जैसे चौधरी मोनस इलाही साहब पे इन्होंने केसेस FIA के गलत डाल दिए थे और उसके बाद मोनस साहब खुद गए FIA के ऑफिस, उठाए, मुझे बताएं क्या बात है, क्या केस है। कोई केस नहीं है, सब गैर आईनी काम होते हैं, सब झूठे मुकदमात होते हैं जो बाद में ठीक हो जाते हैं। लेकिन चौधरी साहब ने जो वादा किया है खान साहब के साथ, कोर्ट के फैसले के बाद वो अपने वादे को पूरा करेंगे। अब कोई और डिलेइंग टैक्टिक्स ना आए। लेकिन कैसे वादा पूरा करेंगे सबीना साहबा? वो तो कह रहे हैं कि अपनी हुकूमत है, PTI के रहनुमाओं से कह रहे हैं कि आप अपने आप को जरा कंट्रोल करें। आपको जब मार पड़ी थी 25 मई को, उस वक्त आपकी जबानें बाहर निकली हुई थी। जो सब तो ये फरमा रहे हैं, वो कहते हैं अपनी हुकूमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करें आपकी पंजाब में हुकूमत है, वो हुकूमत कैसे तोड़ेंगे? हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए कि पंजाब का जो बेड़ा गर्क हुआ था बुजदार दौर में, अब बेड़ा चौधरी परवेज इलाही साहब ने उठाया है। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं एक जमहूरी मुल्क में रहती हूँ, मैं जमहूरी जमात की मैं मेंबर हूँ। तो देखिए जो गलत बात है वो गलत है, जो सही है चौधरी साहब इनको बताते रहे हैं। चौधरी साहब ने इनको ये भी बताया था कि जब हम तहलील करने का करेंगे तो एक्शन क्या आएगा। बहैसियत एलाए पार्टनर चौधरी साहब एक सियासी सूझबूझ रखने वाले। ठीक है सबीना खान, ऐसा मुझे कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। वाशिक कज़ूम साहब ये बताइएगा कि जो ट्रस्ट का फुकदान की बात की जाती है, अगर चौधरी परवेज साहब के पिछले 3 माह के बयानात में सामने रखूं, उसमें से सबसे एक्सट्रीम में जो उनका बयान नजर आता है वो ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत पर शुक्र अदा करना चाहिए PTI के रहनुमाओं को, और ख़ासतौर पर आपके लॉन्ग मार्च पर जो तशद्दुद हुआ उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं ज़बानें बाहर निकली हुई थी आपकी हुकूमत है, शुक्र करें खुदा का। फिर अब क्यों तोक्को लगा के बैठे हैं कि चौधरी परवेज पंजाब हुकूमत का खात्मा कर देंगे? सवाल के ना 2 हिस्से हैं नसरुल्लाह साहब, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। मैं सबसे पहले इसे को एड्रेस करता हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए हमारे जो कोलिशन पार्टनर हैं काफ लीग और परवेज इलाही साहब CM है, और यकीनन वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, पूरी एक पार्टी है, वो पार्टी के लीडर हैं, वो हमारे से इख्तलाफ भी कर सकते हैं और हमारे साथ हामी भी हैं। हम एक जिस तरह से सेपरेट पार्टी है, हम एक अपनी सोच रखते हैं, हम अपनी लाइन एंड लेंथ रखते हैं। हम किसी को अच्छा कहते हैं उनको वो पसंद नहीं है, हमें किसी को बुरा कहते हैं शायद वो उनको अच्छा लगता हो। लेकिन ये सारी बातें अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी राय रखना, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जमहूरियत है, 2 पार्टीज़ गठे चल रही है, हो सकता है, लेकिन हम दोनों मिल के कन्वर्ज होते हैं एक बात के ऊपर कि वो ये बात है कि जब भी खान साहब मांगेंगे इस्तीफ़ा, परवेज इलाही साहब दे देंगे। ये उन्होंने अल्ल ऐलान का, ये आपका पहला हिस्सा जो मैंने आपको बता दिया कि वो बयानबाजी होती रहती है, उसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो अहम बात है वो ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, कूद के जाना है। आपको क्या लगता है कि हम गवर्नमेंट छोड़ेंगे तो दूसरे दिन इलेक्शन करा देंगे? ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम चाह रहे हैं इलेक्शन हो, हम इसलिए चाह रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन हो, KPK में इलेक्शन हो, फेडरल में इलेक्शन हो, और पूरे मुल्क का जब 66% इस्तीफे चलेंगे और उसमें असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 66% ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो रहा होता है। तो फिर पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? और जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा तो क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप पाकिस्तान में इंश्योर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आपने मार्च में जाना है, किस मुंह के साथ जाएंगे? आपके पास पाकिस्तान में है क्या भाई? IMF के पास जा रहे हैं आप कैसे उनके साथ निगोशिएट करेंगे? मजीद घुटनों के बल बैठ के आप अपने पाकिस्तान की 10 चीजें गिरवी रखाएंगे और अवाम के ऊपर मजीद टैक्सेस का बोझ डालेंगे। सो मुझे ये बताएं कि लेजिटिमेसी नहीं है अगर एक गवर्नमेंट के पास, वो कैसे जा रही है? वो कैसे अब रिलीफ देगी आगे? हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हाल है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। तो इसलिए ये इलेक्शन की जिद को एक सूबे की नहीं है जो बार बार कहते KPK क्यों नहीं तोड़ते। हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है भाई, हम चाहते हैं पंजाब से इंपैक्ट क्रिएट होता है, KPK को बाद में देख लेंगे, वो हमारा अपना है, वो पिनट्स है, वो एकदम हो जाएगा। लेकिन इशू चूंकि पंजाब में था, बैटल फील्ड पंजाब है, इसलिए हमारी यही स्ट्रेटेजी, हम पहले इसको रिजॉल्व करें,
KPK आप ये समझें कि अगले मिनट के अंदर भी रिजॉल्व हो सकता है। और हमारे फेडरल में इन्होंने जो इस्तीफे मंजूर करने के लिए जो ड्रामा रचाया हुआ है उसको जल्दी से रिजॉल्व करें। मेरे नज़दीक ये कपल ऑफ वीक्स में रिजॉल्व कर लेंगे और हम लोग इंशाल्लाह जो पाकिस्तान का हाल है जमहूरियत की बका के लिए वो यही रह गया कि आप इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान का हाल यही है। वासिफ साहब, आप डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कन्फर्म जो आपके पास तादाद हो सकती है वो आपके पास हो सकती है कि मेंबरान PTI और उनकी इत्तेहादी जमात के पास कितने हैं और आपके मुखालफिन के पास कितने। मैं चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए आपसे ये एग्जैक्ट तादाद भी पूछ लूँ कि इस वक्त नंबर गेम जो है वो क्या है पंजाब असम्बली के अंदर। 371 में से एक चौधरी निसार अली खान है जिसने अभी तक किसी जमात के साथ भी नहीं है, 370 रह गए। और 190 हमारे पास था, 180 पीपल्स पार्टी, 5 आज़ाद और मुस्लिम लीग नून, इन सबको मिला के 180 उनके पास था। तो उसके अंदर ये क्लेम करते हमारे 2 बंदे नाराज हैं, 1 बंदे छोड़ के नाराज गए हैं। हैं, वो कर भी ले तो हम मोमना वहीद जो है वो टेलीविजन पर आकर कह रही हैं कि नाराज लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। बस वो कोई अपनी उन्होंने हवाले से कोई बात की है क्योंकि उनको लगता है सारे नाराज़ होंगे, उनका कोई अपना ज़ाती एजेंडा हो सकता है। मैं आपको इसमें अहम बात ये बताऊं कि हमने जो असम्बली में पहले इजलास किया अभी पिछले दिनों, उसमें हमने अपनी तादाद को और पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में तादाद को इंश्योर किया है। हमारे पास आज की तारीख में अल्लाह के हुक्म से 188 बंदे पूरे हैं हमारे पास। ठीक हो गया। राणा साहब, ये इल्ज़ाम आपकी जमात के ऊपर क्यों लगता है कि आपकी जमात चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ राब्ते में थी, फिर जो अदम एतमाद की जब तहरीक लेकर आप आए फिर वापस ली, ये सारा खेल आपकी तरफ से भी खेला जा रहा है कि पंजाब असम्बली बचे किसी तरीके से PTI का बयानिया जो है वो पूरा ना कर पाए जो उन्होंने ऐलान किया है। ये सवाल मलिक साहब आप मुझे को कर रहे हैं ना, ये सवाल मेरे मुतल्लिक है ना मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। आप पढ़ लें, सिचुएशन को खुद पढ़ लें, जो आपका मुनासिब है आप इससे कंस्ट्रू कर लें। नहीं, ये फिर लगता तो ये है कि चौधरी परवेज़ सब आपकी तरफ भी हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। नहीं, ये आप उनसे पूछें परवेज़ इलाही साहब से। देखिए मलिक साहब, आप इतने आप समझदार और महान किस्म के जर्नलिस्ट भी हैं, स्कॉलर भी हैं, तो आपको सारी हकीकत तो आपके सामने, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप अपनी ओपिनियन, आपको क्या मेरी बात की, मेरी तरफ से आपकी बात की तस्दीक की ज़रूरत है? आपसे, मैं तो आपसे दाना नहीं हूँ, आप मेरे से दाना है, आप समझते हैं क्या है। नहीं, आप पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं जी, इसलिए मालूमात आपके पास ज़्यादा हैं कि किस तरीके से तहरीक एतमाद का फैसला फौरी किया गया। देखिए जी, मैं तो एक एकेडमिक जो कोर है अपनी पार्टी की उसका मेंबर हूँ। ये पॉलिटिकल इश्यूज तो मेरे मुतल्लिका नहीं है। ये तो जो है उनसे आप ज़रूर बात कीजिएगा, पूछिएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप यू रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कोई चीज़ आप खुद कंस्ट्रू कर रहे हैं या उसका नतीजा निकाल रहे हैं, वो तो आप कॉम्पिटेंट हैं ये करने के लिए। चलिए, इसका तो रिप्लाई करें जो वासिफ साहब ने कहा कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, इलेक्शन हो जाए, फ्रेश मैंडेट लेके गवर्नमेंट आए, IMF से जाके मुज़ाकरात करे, बाहर जाए। पाकिस्तान इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है, जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी बाहर से सपोर्ट नहीं मिलेगी। बस साहब, ये बात धमकियों से थोड़ा होगी। आप ये पार्ले टेबल पे बैठेंगे, नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे, जो सारे स्टेक होल्डर्स वो इकट्ठे होंगे, वो इस पे गुफ्तगू करेंगे, तो आपको पता ही है जो चीज़ें बाहर हल नहीं होती है नेगोशिएशन टेबल पे हल हो जाती हैं। तो आप वो एफर्ट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब आते हैं बीच में, फिर दरमियान में छोड़ के चले जाते हैं। तो अब मीडिया के ज़रिए तो नहीं होगी, मीडिया पे आप दुश्मन तराजी करते रहें, गालियाँ देते रहें और फिर आपकी जो एग्रीमेंट भी हो जाए, ये कैसे हो सकता है? आसिफ साहब तो खुद बड़े लायक आदमी हैं, ये इस बात को इनको समझना चाहिए कि क्यों नहीं इकट्ठे होते। वो कोई दुश्मन तो नहीं है आपके। आप इस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि मैं मर जाऊँ तो मैं कभी बात ना करूँ, ये कोई पॉलिटिशियन की या स्टेट्समैन की लैंग्वेज नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सुलह-जोई के साथ बात करें। हर एक से बात करना पड़ती है, डेमोक्रेसी जो है ही इस चीज़ का नाम कि हर एक की राय का एहतराम किया जाए। आप बैठ जाएँ, बैठ के बात कर लें। और आपको पता है PDM की लीडरशिप ने, ख़ासतौर से मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने कई दफ़ा कहा कि जी आप आ जाएँ, बैठ जाएँ। अब राणा सनाउल्लाह
जो आपको पता ही है, जिस तरह उनकी मुखालफत भी होती रहती है, वो कहते रहे हैं कि जी आप आए बैठ जाएं, कोई हरफ आखिर नहीं है, इलेक्शन की डेट जो है आगे पीछे भी हो सकती है। लेकिन आप इतनी दूर से बैठ के अगर धमकियां देंगे तो ये कैसे मसला हल होगा? तो आप आ जाएं, बिस्मिल्लाह पार्लियामेंट में आ जाए। पार्लियामेंट में नहीं आना तो कोई और फोरम ले लें। अगर खान साहब नहीं आ सकते तो अपने सीनियर लोगों को करें, प्रेसिडेंट को कन्वीनर मुकर्रर करें, उनकी पार्टी को करें, तो मसले का रिजॉल्व हो जाएगा ये। लेकिन इस तरह तो हल नहीं होगा जिस तरह ये करने की कोशिश की जा रही है। जी, मसले का हल वासिफ साहब, मामला रुकता कहाँ पे है? आरिफ अलवी साहब जो कोशिशें करते हैं वो रुक कहाँ जाती हैं मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से? 2-4 अफराद के तक बस ये बात जो है वो गर्दिश करती रही, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया गया, और वो पॉलिटिकल डायलॉग्स थे जिसको महज चंद लोगों के तक महदूद रखा गया। वो उसको कमेटी, कोर कमेटी एंड पार्लिमानी कमेटी में भी डिस्कस नहीं किया गया। बहरहाल जो उसके हाल अहवाल है वो यही था कि हम तो एक ही 1 पॉइंट एजेंडे पे सारी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, और वो है हमारा इलेक्शन से रिलेटेड। हमारा इतराज़ है, हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ सारी कार्रवाई की गई, हाउस के अंदर तब्दीलियाँ, लोगों की जो वाबस्तगियाँ उनको तब्दील करना, पैसों का चलना, ये सारी रवायात जमहूरी रवायात नहीं है। हम बार बार जमहूरियत का डोल बजाते हैं, पूरी दुनिया को सुनाते हैं। इमेजिन करें कि जमहूरियत का डोल बजाते बजाते इंडिया हमारे बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर है, और उसके रिजर्व्स देख लीजिए, और पाकिस्तान के देख लीजिए, उसका जीडीपी देख लीजिए, अपना देख लीजिए। और बार बार बंदूकों के साथ तो नहीं ना, हमें तो जंगों के साथ, हमें टैंक्स के साथ बैंक्स भी तो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर कन्वर्ज होके जाती हैं? ये रियल फेस ऑफ डेमोक्रेसी पे जाती हैं, और वो रियल फेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है जी। अब इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर इतने दाना और इतनी अच्छी बात की राना साहब ने भी, तो आप अपनी जमात के साथ पूरी बात को सर फ्लोट करें, इसको प्रोपोगेट करें, मैसेज को हम भी करें। क्यों नहीं बैठेंगे टेबल पे? बैठेंगे, लेकिन आप इलेक्शन को सामने रख के फिर उसके इर्द गिर्द अनवा चले। इलेक्शन बेस रखेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेस रखेगा एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जो अपने फुल स्ट्रेंथ और स्विंग के साथ फिर जाएगी, वो जाके लेके आती है, वो पाकिस्तान के मौशी हल निकालती है। कैसे नहीं निकलता? लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो तकाजा है वो गैर पार्लिमानी तकाजा नहीं है, वो हालात और वाक़यात को पेश नज़र हमारा तकाजा है। बिल्कुल ठीक है। सबीना खावर या साहबा, जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान है, सूबे के अंदर एक लड़ाई है, पीडीएम पीटीआई, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आम आदमी महंगाई में पिस रहा है। आप मशीर हैं वज़ीर आला पंजाब की, एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस गंदम की या जिस रोटी के प्राइस की बढ़ने की हम बात करते हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, लेकिन हुकूमत, सूबे की हुकूमत, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, इसलिए कि स्टॉक माफिया जो है वो सूबे के अंदर मौजूद है, पुलिस आपकी, इंतजामिया आपकी, डीसीज आपके। अगर कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही तो कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी भी तो है ना कुछ? जी नसरुल्लाह, मैं समझ रही थी कि सिर्फ मैंने बैठी रहना, शुक्र है आपने मुझे मौका दिया है। असल में जहां तक पंजाब की बात है, आपने अभी जो स्टार्ट लिया है, इससे मैं उसकी बात पे पहले खत्म कर दूं कि रौला मुक्कन वाला जे, वो पंजाबी का ये लफ्ज है कि अब 11 तारीख तक सब्र कर ले, रौला तो खत्म हो जाएगा ये वाला। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। और दूसरी बात, जहां तक आप मईशत की बात करें, इसकी बात करें, महंगाई की बात करें, परवेज इलाही साहब को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि मुझसे ज्यादा सीनियर है, मुझसे ज्यादा आपका ताल्लुक उनसे है। बहुत दिन रात एक करके वो बहुत अच्छा पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। जहां पर फेडरल गवर्नमेंट की बात आती है, जो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उनके तो तारिक बशीर चीमा साहब आके कह देते हैं मुर्गी का गोश्त ना खाओ। देखिए ना जी, ये मैं उस पर या वो मुझ पर डालें, हमने तो काम करना है। जो काम हो रहा है पंजाब में, 1122 देख लें, एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम देख लें, हेल्थ रिफॉर्म प्रोग्राम देख लें, कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स देख लें, महंगाई के ऊपर चौधरी साहब बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। उन्होंने टास्क फोर्सेस बनाई हुई हैं इसके ऊपर। जो काम पंजाब गवर्नमेंट का है वो परवेज इलाही साहब की जेरे क़यादत बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो फेडरल से हमें हेल्प चाहिए होती है, उसमें फेडरल बिल्कुल हाथ उठा देता है, क्योंकि वो तो मैं ना मानू वाली सियासत कर रहे हैं ना। मैं उस पे नहीं आना चाहती। मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ दिनों में आप देखें, तादाद हमारी पूरी है पंजाब में, हमारे अदद का जहां तक सवाल है, हमारे अदद पूरे हैं, हमारे मेंबर्स पूरे। अभी आपने मोमना वहीद साहिबा की बात की,
अगर उनको कोई एतराज था वो अपनी पार्टी के अंदर बैठ के पार्लिमानी मीटिंग के अंदर ये बात करती। अब जो मंडी लगाई जाती है सिंध हुकूमत की तरफ से, इस वक्त इतनी गर्मा गर्मी हो रही है, इस टाइम पे उनको आकर कायदे आजम की रूह उनके अंदर आ गई कि वो कह रही है कि जी परवेज इलाही साहब या मेरी पार्टी के लोग वोट ले रहे हैं मुझसे, तो ये उनको नहीं करनी चाहिए। पार्लिमानी मीटिंग में बैठ के वो अपनी मसाइल का हल निकाल सकती थी, लेकिन इस टाइम जो गर्मा गर्मी के दौर में उन्होंने किया तो साफ पता चल रहा है कि वो इन्फ्लुएंस में आ गई हैं जरदारी साहब के। और दूसरी बात, हमारे मेंबर्स पूरे, हमारी पंजाब हुकूमत में वादा है इमरान खान साहब के साथ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताऊं, सब लोग देखते हैं आपका प्रोग्राम, कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने वादा किया वो पूरा करेंगे जी। उन्होंने कहा है हम तहलील करेंगे, हम करने को तैयार है, हमने करने का फैसला कर लिया था। ये पीडीएम की तरफ से जो गैर आईनी कदम गवर्नर के ऑर्डर का आया था रात के वक्त, खून मारा उन्होंने, तो उसमें कोर्ट्स ने इंटरवीन किया। अब जो ही कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद चौधरी साहब मनो अन से मोनस इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है समीना खबर यासला, मुझे एक और ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। राना मकबूल साहब ये फरमाइएगा कि आपने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाले, आपने मुसलसल कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई बहुत बढ़ा दी थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल आपके सामने महंगाई का एक तूफ़ान है जिसे आवाम जो है उसका सामना कर रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि सागडार साहब डॉलर को नीचे लाने का दावा करते रहे, वज़ीर बनना चाहते थे, लेकिन परफॉर्मेंस आपके सामने है। इस वक्त जो आवाम की सूरत हाल है उससे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। महंगाई पीडीएम की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन मशीर वज़ीर एक लंबी तादाद, बल्कि सारे ही वज़ीर मशीर बन गए। जी, मशीर वज़ीर की तादाद ज़्यादा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वज़ीर और मशीर तो कहते हैं कि जी हम कोई एमोलमेंट्स नहीं ले रहे, हमारा कोई बोझ नहीं है इसके ऊपर, हम अपनी सवारियाँ भी हम अपनी इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे इस डिटेल का तो नहीं पता, लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है। महंगाई का चैलेंज वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन शुरू तो उस दिन से हुआ ना जिस दिन रात को 12 रुपए जो है डॉलर की कीमत बढ़ी है, और सुबह जब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि जी क्या हुआ है, ये 12 रुपए यकदम कैसे डॉलर की कीमत जो है बढ़ गई और डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो गया, रुपया 12 रुपए वीक हो गया, ये कैसे? वो कहने लगे मुझे तो पता ही नहीं है। ये उस वक्त से कहानी शुरू हुई है जब बेमुहब्बत डिवेल्युएशन शुरू हुई इसकी रुपये की, और फिर वो मैनेज नहीं कर सके, चलते 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 अब एक और जो था वो जल्दी पे तेल का काम किया इस एक स्टेप ने, जो कि किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। हमने एग्रीमेंट किया, हमारी गवर्नमेंट ने, खान साहब की गवर्नमेंट ने IMF के साथ एग्रीमेंट करने के साथ ही जो शौकत तरीन साहब ने साइन किए, और फिर उस एग्रीमेंट को डिफाई किया और बिट्रे किया। इंटरनेशनल एग्रीमेंट को जब ऐसे करते हैं या तो सोच समझ के करते, सारी उनकी बातें भी मान ली, स्टेट बैंकों को उनके हवाले कर दिया, ज़बरदस्ती जो है वो करवा ली जो होती है लेजिस्लेशन, जो कि अनहोनी बात थी। तो इसके बावजूद जो है वो जो है जब डिफाई किया गया तो एक रिएक्शन आया उसका, और उस रिएक्शन की जो बलामत है आज तक मुल्क के ऊपर नाजिल है। ना हम उनके साथ एग्रीमेंट इस तरह करते किया था तो उसको नभाते, डिफाई करने से पोजीशन मुल्क की बहुत ख़राब हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इसकी कैफियत जो है जो संभलने में आएगी। आप जो 2-4 जो स्टेप्स आ रहे हैं, आने ने दो अगले 15 दिन में, 3 हफ्ते में, जिसमें डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी है और चाइनीज़ जो है वो जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया वाले कर रहे हैं, UAE वाले भी करेंगे, और जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगी। बाकी जो वो कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल UNO एंड प्राइम मिनिस्टर को होस्ट कर रहे हैं एक इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस को, तो उसके नताइज निकलेंगे। ओवरऑल जो फिज़ा है वो पहले से बेहतर होगी, और इंशाल्लाह इसको आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जो प्राइस मैनेजमेंट जो है वो कहाँ है, वो कमेटियाँ कहाँ हैं जो होती थी मार्केट कमेटीज, वो कहाँ, रेट्स कहाँ हैं होर्डिंग के, कितनी गंदम, आपको याद है कि मिलियंस ऑफ टन जो है गंदम जो होर्डिंग होती थी वो निकाल लेते थे, एडमिनिस्ट्रेशन निकालती थी, फूड डिपार्टमेंट निकालता था, टीमें बनती थी, वो टीमें कहाँ हैं?
हमारा जो प्रॉब्लम जो है, एक तो है ही है नेशनल लेवल पे, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम जो है इन्फोर्समेंट का है। ये सारी की सारी इन्फोर्समेंट जो है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, उनके अख्तियार में है। सारे के सारे गोडाउन आपके पास है, फ्लोर मिल्स आपके पास है, तो आप क्यों नहीं इसको मैनेज कर पा रहे हैं? क्यों लोग ये आपसे बिल्कुल बेलगाम होकर जो मर्जी अपनी कीमत बढ़ा लेते हैं? सब्जियां आपके इलाके में उगती हैं, सब्जियां वो मंडी में आती हैं। आपको याद है कि मार्केट कमेटी के लोग सब्जी मंडी में फिरते थे, रिटेल को भी देखते थे, थोक को भी देखते थे। कोई है ऐसा निज़ाम? आपने कभी सुना है ये? इसलिए सबको मिलके काम करने वाली बात है। जो डेली यूज की चीजें हैं उनकी प्राइसेस को अभी भी मैनेज किया जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन राणा साहब कुछ 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं मुर्गी नहीं खानी चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं बिजली जल्दी बंद कर देनी चाहिए, जल्दी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। हुकूमत बगैर किसी कंसल्टेशन के, मुशावरत के, अगर ताजरान से पूछा जाए वो कहते हैं हमसे बात नहीं की गई। पाकिस्तान के अंदर ये हम अक्सर देखते हैं कि फैसले कर लिए जाते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो शामिल नहीं होते किसी मुशावरत में, फिर उसके बाद एक रिएक्शन आता है, फिर हुकूमत वो फैसला वापस ले लेती है। यही हाल होता है हर हुकूमत के फैसले का। क्या इस किस्म के बयान आने चाहिए कि मुर्गी ना खाएं, आवाम आदमी मुर्गी? वो मलिक साहब आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ तक मशवरे की ताल्लुक का है, मैंने जो कंसर्न मिनिस्टर है बिजली के बारे में, उनको मैंने टीवी पे ये कहते सुना है कि हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ रब्ता किया, हमने चीफ सेक्रेटरीज के साथ भी रब्ता किया, तो बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेशन नहीं मिला। मैं समझता हूँ इसके बढ़ के ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि हम अब भी तैयार हैं, हम खुद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाने के लिए तैयार है, उनसे मीटिंग करने के लिए तैयार है, इनकी मोडेलिटीज तय करने के लिए तैयार है। ये उन्होंने, मैंने खुद सुना परसों। तो मेरा ख्याल है अब, क्योंकि उन्होंने फिर 15 दिन का टाइम फिक्स किया है फेडरल गवर्नमेंट ने कि हम मोटिवेट करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और बाकी स्टेक होल्डर्स को नेक्स्ट 15 डेज में, और फिर फाइनल फैसले करेंगे। यहाँ तक ये ख्वाजा आसिफ की बात का ताल्लुक है कि अगर आप बिजली पहले जो है दिन के वक्त इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि बिजली का खर्चा कम है, ये तो बात दुरुस्त है। मैंने ट्रेडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये कहते सुना है खुद टीवी के ऊपर कि अगर ये हो जाए कि सनसेट के साथ ही हमारी दुकानें बंद हो जाएं तो हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। उसका ये एक फ़ायदा भी होगा, काम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, परचेज और सेल वैसे ही। जो लोग शॉपिंग के लिए 8 बजे आते हैं वो शॉपिंग के लिए 6:30 बजे आ जाएं, 8 बजे फारिग होकर अपने घरों को चले जाएं। तो ये तो एक सेंसिबल सी बात है ना, कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है। सारी दुनिया में भी ऐसे होता है, और हमारा मुल्क चूँकि हार्ड प्रेस्ड है इस वक्त महंगाई की वजह से, तो इसलिए ज़रूरी है कि एनर्जी अखराजात को कम करने के लिए इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और अर्ली आवर्स में, रात के शाम के अर्ली आवर्स में इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि लोग आराम से सोएं। और सब गरीब आदमी के पास तो एक मुर्गी खाने की है, ब्रॉयलर मुर्गी खाता है गरीब आदमी, उस पर यह कहना अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं है एलसी खोलने के लिए, डॉलर्स नहीं है, इंपोर्ट बंद है, तो क्या ये तोजी बयान की जा सकती है कि मुर्गी ना खाएं, मुर्गी की जो खुराक है वो जहरीली खुराक है? ये हुकूमत का काम होता है इन चीज़ों को ठीक करना। आम आदमी के लिए तो मुर्गी उसके लिए नेमत है, उसको सस्ती मिलती है। देसी मुर्गी कहाँ से खाए इतनी महंगी? मुझे तो इस बात का इल्म नहीं, ना पस मंजर का पता है। हो सकता है चीमा साहब को किसी हकीम हाज़िक ने बता दिया हो कि इसके ये फ़वायद हैं, तो इन फ़वायद को जो है पब्लिक को भी बता दिया जाए। बात सूरत जो जहाँ तक आप एलसी की बात कर रहे हैं, एलसी जो है कुछ तो खुलनी शुरू हो गई है कुछ हद तक, और बाकी इस महीने के अंदर अंदर सारी एलसी खुलना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो छोटे अमाउंट की जो है $1 लाख $2 लाख की खुलनी शुरू हो गई है, तो बाकी जो मेन मेजर आपको लगता है कि ये जो क्राइसिस है इस वक्त, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये कम होगा अगले 15 दिनों में? जी इंशाल्लाह अगले 15 दिन महीने में कम होगा और आपको विजिबल कमी इस पे नजर आएगी। आपको पता है कौन कौन से लोग एफर्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कितनी एफर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है। जो हमारे फ्लड का जो $30 अरब का हमारा नुकसान हुआ है, उसके लोग सेक्रेटरी जनरल यूएन एफर्ट कर रहा है, बाकी जो है फ्रेंडली कंट्रीज वो कर रहे हैं। इस ऐसी कॉन्फ्रेंस, डोनर कॉन्फ्रेंस पहले तो हुई नहीं है, और दैट टू इन जिनीवा, तो आप उसके इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट देखेंगे। हमें बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राना मकबूल अहमद हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर। समीना खावर हयात और वास्ते क्यूँ भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था मुल्क के अंदर सियासी बेचैनी अपनी जगह पे है, सियासी इज़्तिराब है। पंजाब के अंदर
लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है हुकूमत रहेगी या असम्बली टूटेगी, पीटीआई इस्तीफ़े देगी। मरकज़ के अंदर भी यही सूरत हाल है। हुकूमत से पीटीआई निकलने के बाद अब इस्तीफ़ों के हवाले से भी खासी परेशान कौन सूरत हाल है। पीटीआई का मुतालबा जल्द इलेक्शन है, हुकूमत उस तरफ जाती हुई दिखाई देती नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इस सियासी बहरान का सबसे बड़ा नुकसान मुल्क के अंदर इस बेचैनी का वो मैशत के ऊपर दबाव है, और मैशत के ऊपर दबाव के नतीजे में आम अफराद की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है। महंगाई का एक तूफ़ान है, और आज भी कुछ लोगों ने हमें रिपोर्ट किया, हमें बताया कि बाज़ जगहों पे, बाज़ होटल्स के ऊपर जहाँ रोटी महंगी बेची जा रही है, वहाँ हुकूमत का सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो मौजूद है। वहाँ पे गोया हुकूमत से सब्सिडी पे आटा लिया जाता है, आगे रोटी महंगी दी जाती है। गोया इसके लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कुछ ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है सूबाई हुकूमतों की तरफ से, ताकि महंगाई को रोका जा सके, और वो महंगाई जो कंट्रोल में की जा सकती है हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, उसका ना होना भी बहरहाल आम आदमी के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। सूबाई हुकूमत कहती है वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक कहता है सूबों की जिम्मेदारी है, लेकिन आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।